हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द एंट एंड ग्रासहोपर। एंट का मतलब जानते ही होंगे आप लोग, चींटी, और ग्रासहोपर का मतलब होता है टिड्डा। इंग्लिश की ये स्टोरी है। आज मैंने किया क्या है कि पूरे स्टोरी को एक जगह लिखा और इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के लिए आगे सारे के सारे लाइंस को अलग अलग कर दिया है ताकि आपको समझाना आसान हो। तो चलिए स्टोरी में को लाइन बाय लाइन समझने के पहले सबसे पहले स्टोरी ही समझ लेते हैं हिंदी में। इसमें एक चींटी और एक ग्रासहोपर यानी एक टिड्डे की कहानी को बताया गया है। बताया ये गया है इसमें कि कुछ चींटियां काम कर रही होती हैं, जबकि जो ग्रासहोपर है वो मस्ती कर रहा होता है। चींटियों को ग्रासहोपर जब देखता है कि वो लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो वो इनसे ये बोलता है कि भाई तुम इतने मेहनत क्यों कर रहे हो इस वक्त। चींटियों ने कहा कि भाई विंटर के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ताकि जब विंटर आए, सर्दियां आए तो उस वक्त हमारे पास खाने को रहे, क्योंकि उस वक्त सारे तरफ बर्फ पड़े रहते हैं। टिड्डा उनका मजा लेता है, हैं इतना मेहनत कर रहे हो, आओ तुम लोग भी यार चिल मारो मेरे साथ सनशाइन में, ऐसा कुछ बोलता है। चींटियां मानती नहीं है, अपना काम करती रहती हैं और वो मस्ती करता रहता है, जैसे टाइम पास करता रहता है। कुछ टाइम के बाद जब सर्दियां आ जाती हैं तो चारों तरफ बर्फ हो जाती है और टिड्डे के पास खाने को कुछ नहीं रहता है। बेचारा भूखा, ठंड से कांपता हुआ अब सोचता है करे क्या, तो वो उन्हीं चींटियों के पास जाता है। लेकिन चींटियां उन्हें यह कह के भगा देती हैं कि जब हम मेहनत कर रहे थे तब तो तुम मेरे मजे ले रहे थे, तो अब जाओ, ये तुम्हारी गलती है। भोजन तो है हमारे पास, लेकिन एक्स्ट्रा भोजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना ही भोजन है जितना कि हम सिर्फ सिर्फ हम ही लोग सर्वाइव कर सकें। टिड्डे को इस बात का एहसास होता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल का मतलब होती है कि इससे नैतिक शिक्षा क्या मिला आपको, इससे क्या सीख मिली। तो इसका सीख ये है कि हर एक इंसान को भविष्य में होने वाली समस्याएं जो आने वाली हैं उसके लिए पहले से रेडी होना चाहिए, यानी कि आज आप तैयारी कर लो ताकि भविष्य में अगर कोई समस्या आए तो उसके लिए आप तैयार रहो। चलिए इस स्टोरी को समझेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, इसको लाइन बाय लाइन मैंने आगे किया हुआ है, वहां पे समझेंगे। आइए इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड देखे जाए। मोरल है आपका, प्रिपेयर टुडे, आज तैयार हो जाओ, फॉर द नीड्स, उन जरूरतों के लिए, ऑफ टुमारो, जो आगे होने वाला है। आपके समय को बचाने के लिए आज मैंने क्या किया है कि सारे जो वर्ब्स हैं उनको पहले ही लिख दिया है ताकि लिखने का टाइम बचे। केयर फ्री का मतलब लापरवाह, ये एक एडजेक्टिव होता है। गैदरिंग का जो मेन वर्ब होता है वो होता है गैदर। गैदर एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसका गैदर्ड होगा, थर्ड फॉर्म भी गैदर्ड ही होगा, आईएनजी फॉर्म गैदरिंग। तो गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, संग्रह करना। एंजॉय जो होता है, फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म एंजॉयड, थर्ड फॉर्म एंजॉयड, इसका मतलब आनंद लेना, मजे लेना, मस्ती करना। रिप्लाई टू सेकंड फॉर्म लिखा गया है, यहाँ पे रिप्लाई होगा फर्स्ट फॉर्म, उत्तर देना। प्रिपेयर इसका मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म होगा प्रिपेयर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब तैयारी करना हो गया। इग्नोर्ड हो गया ये, इग्नोर्ड का जो बेस फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है वो इग्नोर है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इग्नोर मतलब अनदेखा कर देना, ध्यान न देना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एडवाइस की एक स्पेलिंग होती है सीई और दूसरी स्पेलिंग होती है एस। जब एडवाइस की स्पेलिंग सीई से एंड होती है तो उस वक्त ये जो एडवाइस है ये नाउन होता है, और एडवाइज इसे ज पढ़ेंगे उसे स पढ़ेंगे। एडवाइस जब होता है एस ए तब ये वर्ब होता है। हम एडवाइस वाले में डी लगाते हैं, जबकि सी वाले में डी का यूज नहीं करते, क्योंकि नाउन में डी हम यूज नहीं करते। तो अभी बस ऐसे याद रख लीजिए इसे। अराइव का मतलब कहीं पहुंचना होता है, कहीं आना, सेकेंड फॉर्म अराइव्ड, थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड। बेग का मतलब आप जानते ही होंगे, भीख मांगना या किसी से विनती करना, इसका सेकेंड फॉर्म है बेग्ड और बेग्ड। रियलाइज का मतलब महसूस करना, एहसास करना या फिर कोई बात समझ लेना। मिस्टेक का मतलब गलती। आइए कुछ और भी वर्ड्स इनसे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा मोरल, तो नैतिक शिक्षा हो ही गई। प्रिपेयर तैयारी करना, नीड्स मतलब हमारी आवश्यकताएं, जरूरतें। टुमारो आपको पता ही होगा कि कल, आने वाला कल, पीछे वाला कल नहीं, यानी भविष्य। अब देखिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि आपको सेंटेंसेस को समझना आसान हो जाए। मैं इनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगा, लेकिन चाहता हूं कि आज की क्लास में कुछ बेसिक ग्रामेटिकल टिप्स दूं आपको, ताकि आपको सेंटेंस को आगे धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंड करना आसान हो। जैसे बी के फॉर्म्स आप लोग जानते होंगे, धीरे धीरे सब याद कर लीजिएगा। बी, बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इजेमार, इसे बी फॉर्म्स कहा जाता है। वॉजवर, बी का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं बी। जिन्हें नहीं याद है वो याद कर ले भाई, जिन्हें याद है वो सुन ले थोड़ी देर, क्योंकि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ही बताया जा रहा है। बी खुद भी अपनी एक फॉर्म होती है, तो इसे प्रेजेंट में रख देते हैं, ठीक है। आपको सेंटेंस में कहीं पर भी इजेमार, वॉजवर या बीन या बीन इनमें से कोई स्ट्रक्चर दिख जाए और इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, ठीक है, इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, या फिर इसे कहीं पे भी दिख जाए, ठीक,
ऐसा। और इनमें से किसी भी फॉर्म के बाद अगर कोई सब्जेक्ट दिख जाए, कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ही। तो इस स्ट्रक्चर पे होता क्या है ना कि ये वाला सब्जेक्ट इस काम को करता नहीं है, बल्कि इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर काम को किया जाता है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, फिर हम अपना लाइन बाय लाइन समझेंगे पूरा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही हैज रेड द बुक। याद रखिएगा, रीड की स्पेलिंग यही होती है फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में भी स्पेलिंग यही है, थर्ड फॉर्म में भी स्पेलिंग यही है, लेकिन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में इसे रीड नहीं रेड पढ़ते हैं। चूंकि हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म। अब देखिए, इस जो वर्ब आया है हमारा, इसमें कहीं पे भी इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग नहीं दिखा, हैज दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इज एम आर वॉज वर या उसमें से कोई फॉर्म नहीं दिखाई दिया तो इसको हम लोग कहेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो डुअर है। डुअर का मतलब कर्ता, जिसे आप लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं। इसका मतलब होगा कि इसी वाले आदमी ने इस काम को किया, यानी कि ही हैज रेड द बुक। मान लेते हैं कि इसमें से कोई फॉर्म लग गया होता, कोई एक फॉर्म लिख के देता हूं मैं, ही हैज बीन पनिश्ड, ही हैज बीन पनिश्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बी की एक फॉर्म आई है बीन, चूंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो बीन आ गया, और बी के किसी भी फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो यहाँ देखिए, तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म है। तो मैंने क्या बताया कि अगर इसमें से कोई भी फॉर्म दिख जाए, अब बी की कोई फॉर्म और इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ का आदमी या जानवर या कुछ भी है, उसने इस काम को नहीं किया है, बल्कि इसके ऊपर किया गया है। यानी यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये डुअर करता नहीं है। अब यहाँ का सब्जेक्ट जो है ना, इसके ऊपर काम किया गया है ना, तो रिसीवर है, ये किए गए काम का प्रभाव लेगा। यानी इसकी हिंदी ये नहीं होगी कि ही ने पनिश किया, ही ने किसी को सजा दिया है, इसकी हिंदी ये नहीं है। इसकी हिंदी ये है कि ही को सजा दिया गया है। क्या किया गया है, ही को सजा दिया गया है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए, कैसे पता चलेगा रिसीवर है, जब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो सब्जेक्ट रिसीवर होता है, यानी इसके ऊपर काम किया गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट विल नॉट बी द डूअर, सब्जेक्ट विल बी द रिसीवर। सब्जेक्ट काम को करेगा नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस पैसिव वॉइस है, तो उसका तरीका यह है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग के बाद किसी भी एक फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी के किसी भी फॉर्म के बाद अगर आपने थर्ड फॉर्म लगाया तो ये पैसिव हो गया, और पैसिव का मतलब ये निकल गया कि जो सब्जेक्ट है उसने इस काम को किया है। अगर ऐसा नहीं है और काम किया जा रहा है, एक्शन वर्ब यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट डूअर है, और इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। मुझे लगता है कि अब आप लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पहचान लेंगे, ठीक है। अब आज के एक वीडियो में इस पे बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि इसका मतलब क्या है। कमेंट करके बताएंगे और अगली वाली क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन होता रहेगा तो आप सीखेंगे। या एक दो एग्जांपल और दे लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे या क्वेश्चन लिख ही देता हूं जो आपके कमेंट में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है। मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, द क्रिमिनल हैज अरेस्टेड, ये एक एग्जांपल है। अब देखिए, मैं इनके डिफिकल्ट मीनिंग्स यहाँ लिख दे रहा हूं। जो क्रिमिनल है, मान लेते हैं किसी को ये भी ना पता हो क्रिमिनल का मतलब क्या होता है। क्रिमिनल, तो इसका मतलब होता है अपराधी, ठीक है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया अरेस्ट, तो अरेस्ट का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस की हिंदी क्या है। अगली वाली क्लास यानी कि जो स्टोरी 3 होगी उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया से। फिलहाल पैसिव एक्टिव के कुछ और एग्जांपल समझा देता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही ईट्स अ मैंगो। अब लास्ट में लगाता हूं कब कब खाता है, तो यहां लिख देता हूं एवरी डे, एवरी डे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कल की क्लास में कि कभी भी किसी सेंटेंस को पढ़िए तो शुरुआत करिए, सबसे पहले पता लगाइए सब्जेक्ट, ये मिल गया हमको सब्जेक्ट। दूसरा पता लगाइए कि वर्ब कहां है, तो ये मिल गया ईट्स, ये रहा वर्ब। अब आज मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो होता है, ज्यादातर बच्चे ये जान के बैठते हैं कि हमेशा सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, कर्ता का मतलब करने वाला, लेकिन ये सही बात नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब जब कर्ता होगा, कर्ता बोले तो डूअर, या सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं रिसीवर होगा जिसके ऊपर काम का प्रभाव किया जाए। जब सब्जेक्ट कर्ता होगा तो उस वक्त इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस।
जब सब्जेक्ट करता नहीं होगा, सब्जेक्ट जो है कि रिसीवर होगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा, तो उस वक्त इसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। तो अगर आपके दिमाग में कहीं से ये बना हुआ है कि सब्जेक्ट हमेशा करता ही होता है, तो ये गलत है, इस बात को निकाल दीजिए, वो जरूरत है। पैसिव वॉइस के लिए मैंने क्या बताया कि बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, यही है, इसी पे बेस्ड ये एग्जांपल है और आपको बताना है कि इसकी मीनिंग क्या है। अगर बी के साथ आपने थर्ड फॉर्म यूज किया हुआ है तो पैसिव है, अगर पैसिव है तो सब्जेक्ट ने काम किया नहीं है बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया गया है। यहां हम देख रहे हैं कि इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग की कोई फॉर्म आई नहीं, तो यानी ये एक्टिव है। अब अगर ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो यानी इसी सब्जेक्ट ने इसको किया होगा। चूंकि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया गया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब होगा ही ईट्स, वो खाता है अ मैंगो एवरीडे। मान लेते हैं, अब इसको मैं पैसिव एक पैसिव बनाता हूं, इसका पैसिव नहीं, ऐसे लिख देता हूं, ही इज टॉट, ही इज टॉट इंग्लिश, ही इज टॉट इंग्लिश, यहां लिख देते हैं एवरी डे। अब हमें पता करना है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है, तो सब्जेक्ट सबसे पहला काम है पता कर लीजिए। वर्ब कहां है, तो देखिए पूरा का पूरा वर्ब है। देखिए टॉट जो है टीच से बना है, टीच का मतलब पढ़ाना होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का ये, और सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट ही है। अब कहने का मतलब यह है कि ये पैसिव है, तो पैसिव का मतलब ये निकल गया कि ये सब्जेक्ट इस काम को करेगा नहीं, बल्कि जो सब्जेक्ट है इस एक्शन का, इस काम का रिसीवर होगा। यानी इसकी हिंदी ये नहीं होगी कि वो पढ़ाता है, इसकी ये हिंदी होगी कि उसको पढ़ाया जाता है। तो क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, और कब कब पढ़ाया जाता है, तो रोज रोज पढ़ाया जाता है। आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में, कि इसका मतलब क्या है, ये गलत है कि सही है, तो बात की बात है, इसका डिस्कशन हम करेंगे कल वाली क्लास में। देखें कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, रोज देखिए, पढ़ेंगे तो आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। 30 दिन की क्लास है, 30 दिन ऐसे स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे। 30 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आप में इंप्रूवमेंट आया है। आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे, कोई कसम खा के बैठा है कि ओपन चैलेंज पढ़वा के दिखाइए, पढ़ेंगे नहीं तो फिर बात ही अलग है। अब आ जाइए जरा पीछे, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी हिंदी क्या है। अब हम आते हैं अपने इस एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो इस एग्जाम्पल में अब आइए, वही सिंपल छोटा छोटा बात, ये देखिए कॉमा लगा है ना, तो यानी कि ये बस इतना ही है। ऑन अ वार्म समर डे, कल आया हुआ था ऑन अ हॉट समर डे। ऑन अ हॉट समर डे का मतलब क्या, गर्मियों, गर्मी मतलब कि समर का महीना था और बहुत ज्यादा गर्मी भी थी। अभी वार्म वार्म समर डे का मतलब क्या हुआ, एक खुशनुमा दिन था गर्मी का। एन एंड, सबसे पहले सब्जेक्ट पता करिए, ये मिल गया एक चींटी। देखिए बी की कोई फॉर्म नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है, इज एम आर वॉज वर नहीं आया है, तो इसका ये मतलब है ना कि इसी सब्जेक्ट ने इस काम को किया है। चूंकि पास्ट है तो एक चींटी जो है काम कर रही थी, क्या कर रही थी, हार्ड, हार्ड मतलब परिश्रम पूर्वक, किस चीज में, गैदर मतलब इकट्ठा करना ना, वो गैदर कर रही थी क्या, फूड, कब के लिए, फॉर विंटर, सर्दियों के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रही थी ताकि वो फूड को इकट्ठा कर सके। हालांकि इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अभी कुछ यूज है, उसको मैं बता नहीं रहा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे 30 दिन के बाद। फिलहाल ये इसकी हिंदी रही। वाइल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब हो गया क्या, लापरवाह। ग्रास ओपर, अभी देखिए सब्जेक्ट है, जबकि सब्जेक्ट अभी देखिए प्लेड है, यानी इज एम आर वॉज वर के साथ तो कोई फॉर्म इधर आई नहीं है, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आया है, यानी कि ये काम, ये सब्जेक्ट जो है खुद ये काम कर रहा था। ग्रासओपर का मतलब होता है टिड्डा, एक लापरवाह टिड्डा था, वो खेल रहा था, वो गाना गा रहा था और मस्ती कर रहा था। हो गया। आइए और अगले वाले लाइन पे चलते हैं अब हम लोग। ये रहा, उसी कहानी को मैंने जो है ना छोटे 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 लाइन में कर दिया है ताकि आपको समझना आसान हो सके। यहाँ दिया है कि वाई वर्क सो हार्ड डियर एंट, क्यों वर्क वर्क सो हार्ड, इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रही हो प्यारी चींटी। आस्क्ड, पूछा, किसने, द ग्रासओपर, उस ग्रासओपर ने, यानी कि उस टिड्डे ने। कम, अब देखिए जो भी बात ना ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, कभी भी याद रखिएगा, ये किसी की कही हुई बात होती है, किसी की कही हुई बात। जब भी हम किसी की कही हुई बात को हूबहू उसी के शब्दों में रखते हैं, मतलब अपना कोई फेरबदल नहीं करते, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं। यानी कि इन्वर्टेड कॉमाज में कहीं भी कोई बात लिख दी गई है तो इसका यह मतलब है कि ये बात किसी ने कहा है और हूबहू उसको वैसे ही रख दिया गया। तो आस्क्ड ग्रासओपर, ग्रासओपर ने कहा, क्यों इतना कठिन परिश्रम करती हो प्यारी चींटी, आओ और मेरे साथ जो है विद मी, मेरे साथ मजे लो, किस चीज का, इस सूर्य की रोशनी का। आओ तुम भी आनंद लो यार, कितना खुशनुमा जो है कि गर्मी का मौसम है, काम काज कर रही हो, आओ इधर आइए। द एंट रिप्लाइड, चींटी ने उत्तर दिया। ये देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बी की फॉर्म तो आई नहीं कोई, इज एम आर
के साथ थर्ड फॉर्म, यानी इसी ने इस काम को किया। तो चीटी ने उत्तर दिया, क्या चीटी दिया? एम। ऐसे दिया है ना, ऐसे कहीं पे भी लिखा रहे, इसका मतलब होता है आई एम। इसे पढ़ेंगे आई एम, आई नहीं पढ़ेंगे, आई एम, इसे आई एम। ठीक है ना, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं इसको। ऐसे कहीं कहीं लिखा रहता है ये हीज, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? ही वॉज या फिर ही इज। ऐसे कहीं कहीं लिखा रहता है इट्स, तो इसका मतलब आपका होता है इट इज या इट वॉज। ये कहीं कभी पास्ट या प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयार कर रही हूं, क्या चीज के लिए? फॉर विंटर, मतलब कि मैं विंटर के लिए तैयार हो रही हूं, सर्दियों के लिए। यू शुड डू द सेम, तुमको भी ऐसा ही, दस्त यू शुड डू द सेम। डू द सेम का मतलब क्या है कि कोई बात पहले बताई गई है और आप उसी को बोल रहे हैं, डू द सेम वैसा ही। जैसे कि मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दोस्त आपके पास आया, बोला अबे क्यों पढ़ाई कर रहे हो, चलो थोड़ा गप्पे मार के आते हैं। भाई देखो एग्जाम आने वाला है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यू शुड ऑल्सो डू द सेम, तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए, यू शुड ऑल्सो डू द सेम। मान लीजिए आप खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, यार एक्सरसाइज क्या करते हो यार, सो यार शरीर को तकलीफ क्यों दे रहे हो, तो आप बोल सकते हैं जस्ट फॉर फिटनेस एंड यू शुड ऑल्सो डू द सेम। तो ऑल्सो डू द सेम या डू द सेम का मतलब है कि कोई बात पहले बताई गई है, उसी को बोला जा रहा है तुम भी करो। बिफोर इट्स टू लेट, बिफोर इट्स टू लेट का मतलब होता है कहीं बहुत देर ना हो जाए, मतलब बहुत देर हो जाए उसके पहले कर लो। जैसे मान लेते हैं अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना हो कि अरे यार वहां पे चले जाओ, कहीं बहुत देर ना हो जाए, तो आप बोल सकते हैं गो देयर एज सुन एज पॉसिबल बिफोर इट्स टू लेट। वर्क हार्ड बिफोर इट्स टू लेट, बहुत देर होने के पहले कठिन परिश्रम कर लो। टॉक टू हर बिफोर इट्स टू लेट, उससे बात कर लो बहुत देर होने के पहले। तो ऐसे बोलचाल में आप जब इसे यूज करें बिफोर इट्स टू लेट, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। इट्स टू लेट अगर बोल दिया तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है। कल मैंने बताया था ना कल वाली क्लास में, टू टू का मतलब उतना जितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जरूर ज्यादा हो गया, लेट का मतलब देर, अब जरूर ज्यादा देर हो गया है। तो इट्स टू लेट का मतलब निकल गया कि बहुत देर हो चुकी है, अब कोई पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो गया। जिससे शादी करना था उसके उसी के बच्चे के मामा बन गए, देर कर दिए। टॉक टू हर बोला ना, पहले बात कर लो बिफोर इट्स टू लेट, बहुत देर हो जाए उसके पहले। अब आइए इधर, सबसे पहले सेंटेंस में पता करिए आप सब्जेक्ट। तो ये देखिए द ग्रासहोपर सब्जेक्ट है, लाफ्ड वर्ब है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, इग्नोर्ड वर्ब है। इन दोनों को जोड़ने के लिए ही हमने एंड का यूज किया है, इग्नोर द एडवाइस। अब देखिए तो अब यहाँ पे भी पैसिव वॉइस तो है नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए इज एम आर वॉज वर या बी बीन के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्ट है वही इस काम को कर रहा है। द ग्रासहोपर लाफ्ड, वो जो ग्रासहोपर है हंस दिया है, एंड इग्नोर्ड द एडवाइस, और इग्नोर कर दिया क्या? उसके सलाह को। उसने सलाह दिया था ना कि तुमको भी कठिन परिश्रम करना चाहिए। जैसे कि आप कोई अच्छा काम करते होंगे, तो जो आपके साथ वाले होंगे खुद तो करेंगे नहीं, लेकिन पहले मजा ले लेंगे। आप बोलेंगे यार तुम भी कठिन परिश्रम करो, तो सामने वाले जाके बोलते हैं हाँ बहुत जो है कि हीरो बन रहे थे, माल गिलबिल गिलबिल बोल रहे थे, वही वो भी किया, हंस दिया क्या? और क्या बोला? और उसके एडवाइस को इग्नोर कर दिया, ठीक है जाओ हम तो नाचेंगे गाएंगे मस्ती करेंगे। अगली लाइन थी व्हेन, जब, कंजंक्शन है, विंटर सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है। अब देखिए जब सर्दियां आई, जब सर्दी का मौसम आ गया, द ग्रासहोपर सब्जेक्ट है, हैड जो है सेकेंड फॉर्म। देखिए हैव का मतलब होता है पास में कोई चीज रखना, हैव। इसी का जो सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैज, इसका सेकेंड फॉर्म होता है हैड, इसका थर्ड फॉर्म होता है हैड। तो ये सेकेंड फॉर्म वाला हैड लिखा है। आप सोच रहे होंगे कैसे पता क्या सेकेंड फॉर्म है, ये क्यों नहीं बोला थर्ड फॉर्म है, आगे कभी किसी क्लास में सीखेंगे। तो उसके पास नहीं था, क्या नहीं था? भोजन। एंड और वॉज था, क्या उसको ठंड लग रही थी और भूखा भी था। अब देखिए जैसे कि हैव मैंने बोला, कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, मान लेते हैं पीपल है, प्रेजेंट की बात बता रहे हैं, मान लेते हैं वी है, मान लेते हैं दे है, मान लेते हैं बॉयज है। ऐसा कोई सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, अब बात अगर आप प्रेजेंट की कर रहे हैं तो हैव लगाइए। जैसे वी हैव अ कार, दे हैव बिग हाउस, लेकिन आई के साथ भी हैव ही लगता है, आई हैव। उसका भी रीजन है कि आई के साथ हैव क्यों लगता है, फिलहाल याद रखिए। यहाँ पे बच गया आपका कि मान लेते हैं पीपल की जगह ही लिखा है, शी लिखा है, सिंगुलर है, इट लिखा है, राम लिखा है, किसी भी सिंगुलर का रहेगा तो वही हैव वाला सेंस किससे दिया जाता है? हैज से। पास्ट है तो सबके साथ हैड लगता है। तो जो जब जब सर्दियां आ गईं, तब होता क्या है कि द ग्रासहोपर, वो जो टिड्डा था, हैड नो फूड, के पास खाना था ही नहीं, क्योंकि कुछ किया नहीं था, मटर गश्ती किया था, उसको ठंड लग रही थी, और वो क्या था? हंग्री, मतलब भूखा भूखा भी था। इधर आइए अगली लाइन देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट का पता लगाना। तो उम्मीद करता हूं सब्जेक्ट का पता लगा लिए होंगे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि इज एम आर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि यही वहां गया होगा। कहाँ गया? टू द एंड। वो जो टिड्डा था भूख लगी तो करे क्या, जिसके मजे लिया था उसी के पास गया। टिड्डे के वो जो टिड्डा है वो चींटी के पास जाता है और बेग, विनती करता है फॉर फूड, प्लीज मुझे खाना दे दो, प्लीज प्लीज मुझे खाना दे दो। फिर अगला, फिर से सब्जेक्ट पता कर लिया, वर्ब पता कर लिया, वर्ब पता कर लिया ना, यानी कि पैसिव वॉइस तो है नहीं, यानी इसी ने इस काम को किया है। द एंट सेड, चींटी ने कहा, क्या कहा? अब इन्वर्टेड कॉमास में है, कहां से कहां तक? यहां तक, यानी कि ये किसी की कही हुई बात है। चींटी ने उससे क्या कहा? यू प्लेड ऑल समर, पूरे समर तुम जो है खाली मटर गश्ती किए हो। व्हाइल आई वर्कड, जबकि मैंने कठिन परिश्रम किया है। नाउ, और अब, आई हैव, मेरे पास है, अभी बताया था ना आई के साथ हैव लगता है, मेरे पास है जस्ट इनफ फूड, सिर्फ इतना ही भोजन है कि फॉर माई सेल्फ, जिससे कि सिर्फ मेरा गुजारा हो सके। तो भाग लो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। जब मैं काम कर रही थी तो सपोर्ट करने के बजाय पहले मजे लिए, अब जाओ मरो भूखे, तब समझ में आएगा। आगे फिर से सब्जेक्ट पता करिए, अगली लाइन जो है उसको मैंने अलग किया। द ग्रासहोपर रियलाइज्ड, जो ये ग्रासहोपर है ये सब्जेक्ट है। रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब क्या? महसूस किया, उसको एहसास हुआ, तब वो समझा। फिर देखिए यहाँ पे वर्ब पैसिव वॉइस का नहीं है, मतलब यही इस काम को करेगा। जब ये इस काम को करेगा तो क्या, ग्रासहोपर को ये एहसास हुआ, उसको समझ में आया कि उसकी गलती क्या थी, बट लेकिन इट वॉज टू लेट, अब जरूरत से ज्यादा लेट तो हुआ है, लेकिन इतना देर हो गया कि अब पीछे घूमने का रास्ता नहीं है। समर तो उसको भूखा ही बिताना, मतलब सॉरी विंटर तो उसको भूखे ही रहना पड़ेगा। आ गया, तो ये था हमारा स्टोरी, ये खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, और ये हेल्पफुल होगी। अगर आप पढ़ेंगे तो दीज लेक्चर्स विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तभी दिक्कत है। देखिए सिंपल सी बात है कि आपको आ नहीं रहा और आप पढ़ भी नहीं रहे हैं तो गड़बड़ की बात है। देखिए मूर्ख होना या फिर चीजों का ना आना ये गलत नहीं है, लेकिन अपनी मूर्खता पे और चीजों के न आने पे गर्व महसूस करना ये गलत बात है। तो इसको सीखिए, धीरे धीरे पढ़िए, मैं तो पढ़ाता रहूंगा। कमेंट करके नीचे बताइए वीडियो कैसी लगी। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि द क्रिमिनल हैज अराइव्ड, वो गलत है कि सही, इस बारे में बात नहीं करनी, उसकी हिंदी क्या है बस ये लिखनी है। अगले यानी स्टोरी 3 में मैं उसका डिस्कशन करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।